वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। आज किसका टर्न था? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टर्न था, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शायद ये थर्ड लेक्चर है। ओके, थर्ड लेक्चर है। तो हम लोग ने पिछला क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? तो लाइन का अलग अलग कंडीशन में डाटा के हिसाब से कैसे लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ये हम लोग पढ़े थे। आई होप आप लोग ने रिवाइज किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं फिर से करवा रहा हूँ, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो रिवाइज होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपका खुद का रिवीजन होगा, मेरा रिवीजन से कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला जो फॉर्म पढ़ाया था वो पढ़ाया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको याद होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसका इक्वेशन कैसे लिखते थे? y = mx+c। ये वाला कब यूज करते थे लाइन का इक्वेशन लिखते समय? जब क्वेश्चन में एक लाइन दिया हो और वो उसके अंदर बोला गया हो कि एक लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रही है, या तो एंटी क्लॉकवाइज में या तो क्लॉकवाइज में। अगर एंटी क्लॉकवाइज में बनाती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो और क्वेश्चन में गिवन रहता था कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रही है, तो मतलब सी गिवन रहता था और एम हमको गिवन रहता था। तो हम लोग क्या निकाल लेते थे वहाँ से? क्या निकाल लेते थे हम लोग? y = mx+c का यूज करके हम लोग निकाल लेते थे ये लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड जो केस है वो क्या है? देखो, सेकेंड केस है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या क्या डाटा देता था? इसका एक कैसे फॉर्म है लाइन का इक्वेशन का? y - y1 = mx - x1। ये वाला कब यूज करते थे? जब क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया रहे कि एक पॉइंट है जो इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और इतना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, मतलब m दिया रहता था, मतलब स्लोप दिया रहता था एंगल के फॉर्म में, और एक पॉइंट दिया रहता था कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब x1 y1। तो हम लोग ये वाला इक्वेशन का यूज करके लाइन का इक्वेशन लिख लेते थे। ठीक है ना बच्चों। थर्ड जो है वो क्या था? 2 पॉइंट फॉर्म था। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या था कि क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया रहता था P1 x1, y1 और P2 x2, y2। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया रहता था और आपसे लाइन का इक्वेशन पूछता था। तो कैसे लिखेंगे? y - y1 = mx - x1। या तो ये वाला यूज कर लो, या ये मैंने बताया था एग्जांपल लेके कि दोनों में से कोई यूज करो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये ध्यान रखना है कि m का वैल्यू कैसे निकलेगा? 2 पॉइंट का यूज करके स्लोप निकालना मैंने आपको बताया था। P1 x1 अगर y1 है और P2 x2, y2 है, तो जब स्लोप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? y का डिफरेंस y2 - y1 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? x2 - x1। समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 पॉइंट दिया रहेगा तो पहले स्लोप निकाल लेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। फिर या तो इस पॉइंट को यूज कर लो, x1 y1 को इसमें रख दो, या आप x2 y2 को यूज कर लो, इसमें रख लो। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो आप कोई एक ही याद करो, कोई दोनों याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमें देख रहे हो ये सब केस में क्या कैसे कैसे डाटा है? या तो आपको पॉइंट दिया हो, या तो स्लोप दिया हो, या 2 पॉइंट दिया हो, तब भी हम निकाल लेंगे लाइन का इक्वेशन। इसका 2 पॉइंट दिया रहेगा तो इसका हेल्प मतलब ये लेके निकाल लेंगे। समझे? तो वी यूज एंड वी गेट द लाइन का इक्वेशन। जैसा डाटा दिया रहेगा उसके हिसाब से आप यूज करो और फिर लाइन का इक्वेशन निकालो। ठीक है, और फोर्थ आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, 3 तो डिस्कस कर दिया हूँ, ये तीनों समझ में आ गया। और फोर्थ क्या है वो देखते हैं। एक क्लास जो बच गया वो है फोर्थ। 3 डिस्कस कर लिया था मैंने। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन किस फॉर्म में होता है मैं डिराइव कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आपको रिजल्ट ही याद रखना है। ठीक है ना बच्चों? तो देखते हैं। ये मान लो कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, कोई एक लाइन है। ओके, ये मान लो इस एक्स एक्सिस पे ए यूनिट काट रही है, मतलब a,0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। कैसे? एक्स एक्सिस पे ए लेंथ काट रही है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और यहाँ पे मान लो कि बी 0, b है। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और मान लो ये जो लेंथ है जितना काट रही है वाई इंटरसेप्ट वो b है। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट है पता। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है उसको x1 y1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इसको मान लेते हैं x2 y2। कोई दिक्कत है क्या? अब 2 पॉइंट हमको पता है, 2 पॉइंट से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? अभी मैं पीछे रिवाइज करवा के आया था कि अगर 2 पॉइंट है उससे हमको लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे y - y1 = mx - x1, है ना? या तो y - y2 = mx - x2 यूज कर लो, या तो ये वाला यूज कर लो। दोनों से रिजल्ट सेम ही आता, अभी बता के आया हूँ ना। ठीक है, तो 2 पॉइंट है
तो 2 पॉइंट से m निकल जाएगा क्या? अभी मैं बताया था m कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो m के जगह पे ये पुट कर दो, y माइनस y1 इक्वस टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब वैल्यू रख लो, x1 और y1 का वैल्यू क्या है, 0, b है ना। तो x1 और y1 की जगह मैं क्या रख लूँ, 0 b रख लूँ, मतलब y माइनस y1 की जगह क्या रखूँ, b। कोई दिक्कत है क्या? y2 की जगह क्या रखूँ यार, y2 की जगह ये y2 माइनस y1, ये वाला y2 0 और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस b मतलब माइनस b, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो a माइनस 0, तो a। कोई दिक्कत, x माइनस x1 क्या होगा, x माइनस 0। बोलो यार, x माइनस x1 कौन सा है, ये x1 y1 मैंने लिया है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? वैल्यू मैंने रख दिया, ये x1 y1 मैंने माना था, तो x1 y1 का वैल्यू रख लिया। और y2 माइनस y1 क्या होगा, y2 ये y2 0 और y1 ये अपॉन x2 माइनस x1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, आप बोलोगे ये आएगा y माइनस b इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, a को इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी एक्स इक्वल्स टू प्लस बी आएगा, ओहो प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करो, ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस बी। समझ में आ रहा है ना इतना? ओ हो ये 0 है ना यार, तो ये तो 0 हो गया, सॉरी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, सॉरी। ये देखो ये गया इधर, तो ये क्या हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी, और ये माइनस बी से एक्स मल्टीप्लाई होगा एक बार 0 से होगा, तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अल्टीमेटम क्या बना हमारा, ए वाई, इसको इधर ले आओ, बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। कोई दिक्कत? अब मैं ए बी से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो, अगला जो मैं चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म बता रहा था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, वो यही होता है। मैं डिराइव करके आपको दिखा दिया, लेकिन आपको ये वाला बस रिजल्ट याद रखना है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अभी तक मैंने 3 फॉर्म बता दिया था इक्वेशन लिखने का। पहला क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरा क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म। चौथा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दो, एक्स अपॉन ए क्या था बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे, ए एक्स इंटरसेप्ट था ना, जहाँ पे लाइन काट रही है जितना लेंथ पे, मतलब क्या कैसे पढ़ोगे, याद इसको कैसे रखोगे, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन बी। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों इस ग्राफ में, वाई इंटरसेप्ट को ना, तो वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। ये चौथा फॉर्म है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में बस इतना दिया हुआ है कि कोई लाइन है जो कि एक्स इंटरसेप्ट उसका इतना है, वाई इंटरसेप्ट इतना है, तो आप कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे, ये वाला, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे डिस्कस करें, चलें। अब देखो, अभी ये थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करूँगा ये वाला चीज़ को, ठीक है ना। देखते हैं अभी, मैंने बोला लेट्स से कोई भी एक जनरल लाइन का इक्वेशन लिखो, 3x प्लस, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि आप लोग ये सब फॉर्म का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे हो, जैसे पिछले 3 इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते थे फॉर्म का यूज करके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके, या कोई भी, और ये चौथा आज। तो ये चारों का जब यूज करके कोई भी फॉर्म यूज करो लाइन का इक्वेशन लिखते समय, जो फाइनल रिजल्ट आता था, तो ध्यान से देखना, कल भी मैं जितना भी क्वेश्चन करवाया था, चलो आज एक क्वेश्चन पहले ले लूँ, फिर मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हो कि एक लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रही है, ओके, और इसका वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे जितना काट रही है वो है +5 यूनिट, ठीक है। तो हम लाइन का इक्वेशन जानना चाहते हैं कि कैसे लिखेंगे, तो आप ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करोगे। क्यों? क्योंकि वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ था और एक एंगल दिया हुआ है, मतलब tan थीटा दिया हुआ है, मतलब m दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो m का मतलब tan 60 एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, तो √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस ये कितना है 5 है। तो ध्यान से देखो, जो फाइनल हमारा आता है लाइन का इक्वेशन बन के, वो y और x में लीनियर इक्वेशन बन के आता है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब दोनों का डिग्री, दोनों का जो पावर है वो 1 है। बोलो भाई,
मतलब आप कोई भी लाइन का फॉर्म, मतलब कोई भी लाइन का जो फॉर्म है लिखने का इक्वेशन, वो कोई भी यूज करिए, जो भी आज 4 बताया, टोटल हो गया ना 4 फॉर्म यूज करके आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कोई भी आप यूज करिए, जो लास्ट में इक्वेशन बनेगा ना लाइन का इक्वेशन, वो एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन ही बनेगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो वो एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही मैं बताने जा रहा था कि कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ जो लाइन होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये c किसको रिप्रेजेंट करता था, y इंटरसेप्ट को ना। लेकिन ये c y इंटरसेप्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 3 2 1 एनीथिंग। लेकिन ये किसको c रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट को। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि ये c जो यहाँ y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता था, ये भी c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर, नहीं, ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म मतलब आप इसको d भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। d मतलब कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में c को। जब c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब लिखते थे तो ये c किसको रिप्रेजेंट करता था, इंटरसेप्ट को, y इंटरसेप्ट को। तो यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था कि अगर कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0, मतलब x और y में एक लीनियर इक्वेशन होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। मान लो कि मैं आपको एक लाइन दिखा 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब मैं इस लाइन का जो इक्वेशन आपको दिया है कोई भी लाइन का, इससे आपको अगर मैं आपको निकलवाऊं कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है, इसका y इंटरसेप्ट कितना है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, आप निकाल के बताओ मुझे। तो आप कैसे निकालोगे, अभी मैं बताया था एक फॉर्म लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में, वो क्या था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो आप इस फॉर्म में किसी भी लाइन के इक्वेशन, जनरल लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका क्या है, राइट हैंड साइड में 1 बनाइए, पॉजिटिव 1 बनाइए, +1, -1 नहीं बनना चाहिए। अगर -1 बन रहा है तो आप इसको क्या करो, पॉजिटिव 1 बनाओ, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना भाई, इतना समझ में आता है। तो राइट हैंड साइड ये कितना है, 1 है। तो आप किसी भी लाइन के इक्वेशन को राइट हैंड साइड में 1 बनाइए। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के फॉर्म में लाइए। तो इसको ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, तो इसको क्या करो, पहले इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में भेज दिए। अब इधर वाला साइड को 1 बनाना होता है, तो पहले क्या करो, -6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, 1। दोनों तरफ -6 से डिवाइड किया तो इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा -6 से। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन -3 इक्वल्स टू 1। देख लो बच्चों, आ गया क्या, कंपेयर करो, यही फॉर्म आ गया ना। तो मैं कोई भी लाइन का, जनरल लाइन का इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लें इस फॉर्म में, तो हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ, तो प्लॉट करने में मदद होगी ना, ग्राफ को प्लॉट करने में। तो समझ में आ रहा है इसका यूज क्या है। इस फॉर्म का यूज बहुत बेहतरीन यूज है कि कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आप उससे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्म में चेंज करके। इस फॉर्म में कैसे चेंज होता है, जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड भेज दीजिए सारा को, लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव 1 बनाइए, मतलब 1 बनाइए। एक बनाने के लिए मैं जो भी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसको दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, x अपॉन ए। और ये ध्यान रखिएगा, a जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, b भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन x प्लस x ही होगा, प्लस y ही होगा, और बीच में प्लस साइन ही आना चाहिए। इस फॉर्म को ध्यान रखिएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ए जो हो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वाई बी भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच में प्लस साइन के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो प्लस आ रहा है, एक्स आ रहा है पॉजिटिव, वाई भी आ रहा है प्लस में, नीचे आप माइनस भेज सकते हैं, -3 -2। ठीक है, कोई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलत क्या करते हैं लोग कि 3x अपॉन -6 को डिवाइड किए, अब लिख देंगे ऐसे -x अपॉन 2 प्लस वाई, ये क्या लिख देंगे, -y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो ये नहीं है बच्चों, ये फॉर्म में ये नहीं कन्वर्ट हुआ है। आपको बीच में प्लस आना चाहिए, प्लस x दिखना चाहिए, प्लस y दिखना चाहिए। हाँ, a को आप निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बनाइए, b को पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी बनाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो x अपॉन, अब देखो इस फॉर्म में आ गया, x पॉजिटिव x दिख रहा है प्लस x, तो x अपॉन -2 प्लस बीच में आ रहा है y अपॉन b को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल्स टू 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 x इंटरसेप्ट को, और -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट को। तो पता चल गया हमारा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो क्या ये लाइन को हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे, कैसे करेंगे देख लेते हैं।
एक्स इंटरसेप्ट कितना है -2 और वाई इंटरसेप्ट कितना है -3। एक्स इंटरसेप्ट है -2 मतलब कहीं यहाँ पे होगा -2, -2, 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट कट रहा है उस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 और -3 क्या है वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 0, -3। अब ये दोनों लाइन को क्या कर दो मिला दो, क्योंकि कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ के ऊपर मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तो हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो पॉइंट, लेकिन मिनिमम हमको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। मतलब अगर हमको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता चल गया लाइन का तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ना। समझ में आ गया? और कन्वर्ट करवाएं, देखते हैं कुछ और कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद समझते हैं कुछ बातों। जैसे मान लो कि 5x कुछ भी ले लो, 5x - 6y = 30। इसको कन्वर्ट करो तो जरा उसी फॉर्म में, x/a + y/b = 1 के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करोगे? राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लो, पहले 1 बना लो। तो क्या 1 बनाओगे तो दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लाना चाहिए ना, इसमें प्लस बनना चाहिए। सॉरी यार, 30 से डिवाइड होगा ना यार 1। तो ये क्या होगा, x/6 - x/5 = 1। अब ये माइनस आ रहा है, हमको प्लस बनाना है, यहाँ पे y होगा यार, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं। x/6 - y/5 = 1। अब हमको यहाँ पे प्लस बनाना है तो कैसे बनाओगे, x/6 तो रहेगा यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ पे y/-5 लिख दो। क्या कोई फ़र्क पड़ा क्या? प्लस माइनस तो अभी भी माइनस है, लेकिन हमको प्लस नज़र आना चाहिए। इस फॉर्म में लिखने के लिए x/a + y/b बनना चाहिए। तो अब बन गया क्या इस फॉर्म में, देख लो, x/a + y/b। ये x6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x इंटरसेप्ट को, और -5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट को। तो इसलिए आपको फटाक से ना ये करना आना चाहिए। कोई भी लाइन अगर दिया हुआ है उसको आप x/a + y/b के फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। जैसे ये वाला माइनस बीच में आ रहा था तो हम इसको प्लस लिख दिए, और माइनस जो था उसको हम नीचे भेज दिए। कोई दिक्कत है क्या भेजने में? तब अभी भी तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा ना, लेकिन हमको इस फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से हमको लिखना पड़ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, समझ में आ गया बातें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन दो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ enclosed figure find the area of enclosed figure formed by 5x - 6y = 30, और या इसको ऐसे लिख लो, -30 = 0 एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ इंक्लोज्ड फिगर, मतलब ये तीनों का यूज करके जो फिगर बनेगा उसको एरिया निकालना है। कौन कौन सा लाइन, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 5x - 6y - 30 = 0, एंड x एक्सिस का यूज करके और y एक्सिस का यूज करके, ये तीनों का यूज करके जो एरिया, मतलब जो फिगर बनेगा ना उसका एरिया आपको निकालना है। निकाल सकते हो क्या? पहले ये लाइन, इसको लाइन को प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना है, x, अगर हमको इस लाइन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता चल जाएगा तो ये हम लाइन तुरंत ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत होगा प्लॉट करने में? नहीं ना। तो यहाँ तक समझ में आ रही है? तो कैसे निकालेंगे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट? वही उस फॉर्म का यूज करके इस लाइन को हम कन्वर्ट कर ले क्या उस फॉर्म में जो अभी बताया था, x/a + y/b = 1 में। कैसे कन्वर्ट होगा? पहले तो राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट है उसको भेज दो, ठीक है। इसको क्या कर लो, 1 बना लो। अभी जो करवाया था वही करवा रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन लिख लिया, सेम लिख लिया हूँ जो पिछला में था। तो ये क्या बन जाएगा, 6y/30 = 1। तो ये क्या बन जाएगा, 6 और ये 5, तो x/6 + y/-5 लिख दें। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो बन गया क्या, x/a + y/b के फॉर्म में = 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x इंटरसेप्ट को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इंटरसेप्ट को। अब ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। कैसे प्लॉट होगा, x इंटरसेप्ट 6 है तो यहाँ पे कहीं 6 होगा, 6,0। कोई दिक्कत है क्या? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y इंटरसेप्ट -5 है, कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 0,-5। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 ही पॉइंट चाहिए होता है ना, 2 पॉइंट का मिनिमम कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लाइन बना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यही तीनों का यूज करके जो फिगर बन रहा था ना उसी का एरिया पूछ रहा है ना। तो ये तीनों का यूज करके ये वाला फिगर बन रहा है, और ये कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों? x और y एक्सिस किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका लेंथ, x इंटरसेप्ट कितना है, 6, लेंथ पॉजिटिव, याद रखिएगा। -5 ये कोऑर्डिनेट है y इंटरसेप्ट, लेकिन हमको लेंथ लिखना है तो 5 लिखेंगे पॉजिटिव में। अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट,
तो ये 315 स्क्वायर यूनिट। कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। तो इसमें क्या था कि इस लाइन को प्लॉट करना आना चाहिए। तो अब प्लॉट देखो, प्लॉट करने का लाइन का तरीका बहुत बेसिक फंडा है कि अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता चल गया, मतलब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो आप 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, इसका मतलब आप लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको जितना भी फॉर्म था लाइन का वो बता दिया। टोटल 4 फॉर्म बता दिए कल से, कल भी 3 फॉर्म बताया था, आज चौथा फॉर्म बता दिए। तो फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि उसमें क्या गिवन है। तो जो गिवन रहेगा उसके हिसाब से मैं अलग अलग फॉर्म का यूज करके लाइन का वो मैं लिखूंगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कि क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है, स्लोप का मतलब एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c का यूज करके लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, 2 इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम लोग लिखने के लिए ये लाइन का इक्वेशन, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट = 1। अभी जो पढ़ाया x/x इंटरसेप्ट प्लस y/। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहेगा उसके हिसाब से ना फॉर्म अलग अलग इक्वेशन यूज करेंगे लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, तो कौन सा यूज करेंगे, y - y1 = mx - x1। क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया हुआ है तो कौन सा यूज करेंगे, y - y1 = mx - x1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे मूव करें क्या, चलो मूव करते हैं आगे। देखो आगे मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो भी मैं बातें पढ़ा रहा हूँ ना, वो कम से कम एटलीस्ट रिवाइज करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। देखो मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है कल से, लेकिन मैं फिर भी लेक्चर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ करता नहीं हूँ तो मुझे मन नहीं लगता है। तो मेरा यही सोचा कि आज कुछ नहीं पढ़ा हूँ शुरू से, सुबह से, तो चलो वीडियो बना के ही अपना काम, मतलब जो कुछ नहीं, मतलब कुछ मिलता है करने को तो थोड़ा सा कुछ मतलब वो माइंड में चलते रहता है। तो इसलिए आप लोग भी क्या करो यार, कि अगर आप पूरा दिन आपका ख़राब चला गया ना, तो एटलीस्ट 1-2 घंटा निकाल लो पढ़ने के लिए। क्या होता है कि अगर आपको एक मतलब पहाड़ पे चढ़ना है ना, तो छोटे छोटे पत्थरों को भी मतलब नींव बनाना पड़ता है। तो अगर कोई दिन ख़राब चला गया आपका, तो 1-2 घंटा भी आप निकाल के पढ़ लेते हो ना, तो उससे आपका मोटिवेशन बना रहता है। नहीं तो एक दिन या 2 दिन छोड़ दोगे पढ़ना, तो फिर अगला जो तीसरा दिन है उसमें आपको वो बनाना पड़ता है। मतलब एक होता है ना कि वो फ्लो टूट जाता है, तो फिर उसको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा तकलीफ वाला हो जाता है कि अगर फ्लो टूट जाता है तो मेरे से फिर फ्लो बनाने में 2-3 दिन लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग का दुआ रहेगा तो शायद कुछ ज़्यादा वो पता नहीं कल डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन हाँ आई होप अच्छा सब कुछ रिपोर्ट निकले। लेकिन अगर नहीं निकलेगा तो शायद ये यूट्यूब चैनल ही कुछ दिन तक हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कल आगे। आज देखते हैं, जो भी आज का प्रेजेंट का सोचना चाहिए, फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, तो आप लोग भी प्रेजेंट में रहिए, पढ़िए। अब आगे मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। स्लोप हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट में। पहला तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी लाइन का एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा, तो हम लोग स्लोप कैसे लिखते थे, tan थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो tan ऑफ प्लस थीटा आता था, और अगर ये क्लॉकवाइज में है तो tan ऑफ माइनस थीटा आता था। तो इससे स्लोप निकल जाता था। ये पहला तरीका था अगर एंगल दिया हुआ है तो। दूसरा तरीका क्या है स्लोप निकालने का कोऑर्डिनेट में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ। स्लोप निकालने का बहुत जगह काम आता है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और p2 x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है, तो इन 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, कल बताया था आपको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अब मैं सीखने जा रहा हूँ। टोटल 3 तरीके से ही पूरे कोऑर्डिनेट में स्लोप निकल सकता है। पहला एंगल दिया हो, दूसरा 2 पॉइंट दिया हो उससे निकाल लेंगे, तीसरा क्या है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है ध्यान से देखिए। कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, x + v/+ c = 0, ठीक है। और हम लोग ये पढ़े हैं क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c, ठीक है। देखो दोनों c में कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि ये c किसको, अभी मैं बताया था ये c किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को, और ये c किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को। यहाँ पे जरूरी नहीं कि y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को, लेकिन ये पर्टिकुलर है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को। तो यहाँ पे क्या करो, कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे d कर लो ना, या d कांस्टेंट कर लो। यहाँ c है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इंटरसेप्ट को, ठीक है। कोई दिक्कत। अब क्या कर रहा हूँ ना, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। सॉरी, ये कौन सा फॉर्म है,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। तो इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहचानने का तरीका क्या है कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना, लिखा आएगा ना, तो y का कोफिशिएंट 1 ही मिलेगा। 2y नहीं मिल सकता है, 3y नहीं मिल सकता है। अगर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है ना आपको, तो y का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो y का कोफिशिएंट होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमको इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है, तो पहले y का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, by को इधर छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो, राइट हैंड साइड। ठीक है, डेरिवेशन कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो क्या करो, b से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? पूरे को मैंने b से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो b से भी कट जाएगा, इधर b से इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, ये जो आया और ये, इससे दोनों से कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, m है ना बच्चों। यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट बच्चों, -a/b है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट c जिसको डिनोट करते थे, यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म। जो c होता था कांस्टेंट टर्म, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आया है -d/b, वो इसके बराबर हो जाएगा। मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी, जैसे x का कोफिशिएंट ये है, जब मैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, y के कोफिशिएंट को 1 बना के, फिर मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, -d/b। समझ में आ रहा है? m किसको रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप को, ये तो पता है। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, याद रखिएगा कैसे, याद रखने का तरीका क्या है, इस तरह से नहीं, -a/b -d/b, याद कैसे रखिएगा, दिखा रहे हैं। a क्या है, ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में a जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, x के कोफिशिएंट को ना, तो आप ऐसे याद रखोगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ y को, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, डब्बा में बंद कर लो और इसको घोट जाओ, पी के, कैसे भी पी जाओ, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ, स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार मार्क। m इक्वल टू क्या होगा, अगर कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, उससे डायरेक्ट स्लोप निकालना है, तो कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये c किसको रिप्रेजेंट करता है, तो y इंटरसेप्ट को। कोई दिक्कत है क्या? तो इसको कैसे याद रखेंगे, d क्या है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट अगर निकालना है, कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से 2 चीज आपसे निकलवा सकता है, या जरूरत पड़ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एक स्लोप का, m कैसे याद रखोगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एक दो एग्जाम्पल करें, उससे आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3y + 5 = 0, क्या ये लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल। कैसे? x और y में लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है दोनों का। ठीक है, तो कोई ना कोई लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये इक्वेशन। ठीक है ना, अब मुझे चाहिए कि यहाँ से स्लोप निकाल दो और y इंटरसेप्ट निकाल दो, तो निकाल देंगे क्या? कैसे निकलेगा स्लोप, m जो होगा कैसे निकलेगा, माइनस, अभी फॉर्मूला याद करवाया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, माइनस होना चाहिए ना, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 3, स्लोप निकल गया। y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म मतलब -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, निकल गया क्या? दोनों चीज समझ में आ रहा है ना। इसका यूज क्या है, वो क्वेश्चन जब करूंगा तो वहां यूज निकल सकता है, इसका यूज बहुत है। कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो टोटल मैं 3 मेथड अब बता चुका हूं स्लोप निकालने का कोऑर्डिनेट में। पहला, अगर एंगल दिया हुआ है कि एंगल इतना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो tan थीटा से स्लोप निकल जाएगा। और दूसरा क्या है मेथड कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, वहां से आप स्लोप निकाल सकते हो। तीसरा मेथड क्या है, ये वाला जो अभी मैंने बताया, कोई भी जनरल इक्वेशन का मतलब स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक रिवाइज कर लोगे क्या, कि और थोड़ा सा पढ़ाऊँ या यहीं तक छोड़ूँ? थोड़ा सा और पढ़ा दूँ क्या? थोड़ा सा और टाइम ले सकता हूँ, 15 मिनट और, तो एक और चीज़ टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वर्डन हो जाता है अगर थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं हम तो। ठीक है ना, तो एक चीज़ और पढ़ाते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या है ये? हेडिंग है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इस जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक जनरल लाइन के इक्वेशन को। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को। इसके पैरेलल हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। मतलब इस गिवन लाइन के हमको पैरेलल मतलब ये निकालना है क्या? पैरेलल लाइन। मतलब ये जो गिवन लाइन दिया हुआ है जनरल लाइन, इसके हमको पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अब चल रहा है वो। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस गिवन लाइन के हमको जितने भी पैरेलल लाइन है उसके इक्वेशन लिखो। तो ध्यान रखिएगा, एक अभी पहले पॉइंट बता रहा हूँ, फिर मैं उसको प्रूफ भी करूँगा जब एंगल बिटवीन टू लाइन पढ़ाऊँगा ना कल, शायद नहीं नेक्स्ट टर्म में जब कोऑर्डिनेट आएगा तो वहाँ प्रूफ भी हो जाएगा ये बात मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि टू पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है ना बच्चों, वो सेम होता है। कोई भी दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है m, जो जिसको डिनोट करते हैं m से, उसका स्लोप सेम होता है। अगर स्लोप सेम नहीं होगा ना तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा, पैरेलल लाइन बचेगा ही नहीं। स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाए। तो अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है ना, तो अगर उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल सेम नहीं रहा ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन फिर बन जाएगा। अगर दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम नहीं हुआ तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा। तो पॉइंट क्या याद रखना है कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। ये प्रूफ मैं कर दूंगा, ये चीज़ को एंगल बिटवीन टू लाइन जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है ना बच्चों, वो सेम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं जो हेडिंग पढ़ा रहा हूँ अब मैं उस पर बढ़ता हूँ। अब मुझे इक्वेशन लिखना है लाइन का जो इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, तो गिवन लाइन क्या है? एक जनरल लाइन दिया हुआ था x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस गिवन लाइन के हमको जितने भी पैरेलल लाइन हो सकते हैं इसका इक्वेशन हमको लिखना है। तो याद रखिएगा, इक्वेशन लिखने का डायरेक्ट तरीका क्या है वो मैं समझा देता हूँ। जो इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है उसमें भी जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा कोफिशिएंट ऑफ y होगा वो चेंज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर इस गिवन लाइन के हमको पैरेलल लाइन लिखना है तो पहला पॉइंट क्या बोले कि कोफिशिएंट जो होगा गिवन लाइन का जो दिया हुआ है x का और कोफिशिएंट ऑफ b जो दिया हुआ है y का, वो जब गिवन लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें भी चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा डिट्टो। जो गिवन लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो भी लिख देंगे डायरेक्ट, और जो गिवन लाइन का y का कोफिशिएंट होगा वो होगा। चेंज क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे c है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे k है। समझ में आ गया? तो कोई भी गिवन लाइन के पैरेलल अगर हमको इक्वेशन लिखना है, मतलब उस गिवन लाइन के जो भी लाइन पैरेलल है उसका इक्वेशन लिखना है, तो जो गिवन लाइन का x और y कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मैं क्यों बोला, ये चीज़ क्यों होता है ऐसा, इसका अभी लॉजिक बता दिया था मैंने। क्या बोला कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या है? बोलोगे माइनस a बाई बी। कैसे? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इस लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या? क्या है? सिर्फ मैंने कांस्टेंट टर्म चेंज किया ना, यहाँ पे c है यहाँ पे k है, बाकी तो सेम है। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो यहाँ का भी जो स्लोप होगा वो क्या होगा? माइनस a बाई बी। अगर मैं ये बोल देता कि अगर गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखते समय x और y का कोफिशिएंट चेंज कर देता, इसमें कुछ और रहता इसमें कुछ और रहता, तो क्या दोनों का स्लोप सेम आता? क्या नहीं ना। तो जब दोनों का स्लोप सेम आता ही नहीं तो दोनों पैरेलल लाइन कैसे बनता? और हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वही तो पढ़ रहे हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन कैसे हम लिखेंगे। जो गिवन लाइन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसके पैरेलल लाइन अगर हमको लिखने के लिए आ गया क्वेश्चन में कि उसके उस गिवन लाइन के पैरेलल जो लाइन होगा उसका इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखेंगे? मैंने बोला जो गिवन लाइन का x और y का जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। अब बोलो कि k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो तो अब क्वेश्चन में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसके हेल्प से निकाल लेंगे। बाकी तो a और b पता चल जाएगा। कैसे? जो गिवन लाइन होगा उसका x कोफिशिएंट उसका y कोफिशिएंट सेम ही रहेगा। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो ये जनरल लाइन के बारे में बात कर रहे थे कि जनरल लाइन ये दिया हुआ था x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर इसके पैरेलल लाइन लिखना होगा तो हम लोग कैसे इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से कांस्टेंट चेंज कर देंगे, बाकी सेम रहेगा x और y का कोफिशिएंट। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? इस पे क्वेश्चन करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। करें क्या क्वेश्चन? ठीक है, करते हैं। और आज लास्ट यही रहेगा। क्वेश्चन लाए थे क्या यार कि छूट गया? लाए।
देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड बताऊंगा करने का, और दूसरा मेथड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आज यही कॉन्सेप्ट लास्ट रहेगा, यही क्वेश्चन आज का लास्ट डिस्कशन रहेगा। थोड़ा सा देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब मैं बस इसलिए लाया ना हूँ क्योंकि मेरे को जो टारगेट है ना कोऑर्डिनेट जो मेरे इतना में ख़त्म करना है, मुझे ख़त्म करना है क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस करा के। तो मैं टारगेट वो अचीव, अगर मैं 1-2 दिन लेक्चर नहीं लाता हूँ तो मेरा बर्डन बढ़ेगा। शायद कल के बाद रेस्ट बोल दे डॉक्टर तो अलग बात है, लेकिन मैं जो भी अगर मुझे जितना भी अगर मुझे अच्छा फील होगा तो मैं लेक्चर ले आऊँगा, ये आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये गिवन लाइन दिया हुआ है, इस गिवन लाइन का बोल रहा है, इस गिवन लाइन के दिया हुआ है गिवन लाइन L1, मतलब ये कोई लाइन दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एबव लाइन, मतलब इस एबव लाइन के जो पैरेलल होगा लाइन उसका इक्वेशन लिखना है जो कि पास कर रहा है 3,4 से। मतलब इस गिवन लाइन के जो पैरेलल होगा लाइन वो किससे पास कर रहा है 3,4 से, ठीक है। पहला मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान से देखिएगा। इस गिवन लाइन के हमको एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो अभी बताया कि कोई भी 2 पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है क्या, बिल्कुल। इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं तुरंत, क्या कैसे निकलेगा, इसका स्लोप मान लेते हैं m1। m1 कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस गिवन लाइन के हमको पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो उसका भी स्लोप क्या होगा, m2 मान लेते हैं उसका स्लोप है, उसका भी -3/2 होगा। क्यों यार, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। अभी मैंने एक पॉइंट लिखवा के आया था कि कोई 2 पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है। हमको एक गिवन लाइन दिया हुआ था, उसका स्लोप मैंने निकाल दिया, और उस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है, तो उसका भी तो स्लोप वही होगा जो गिवन लाइन का है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब हमको स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट पता चल गया, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन का। कैसे, एक पॉइंट एक स्लोप, कौन सा यूज करें फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखने का, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बोलो ना यार, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक पॉइंट पता है एक स्लोप पता है, तो y x1 y1 ये है, ठीक है। तो y1 की जगह क्या रखो 4, और m की जगह क्या रखोगे, स्लोप कितना है -3/2, x माइनस x1 की जगह क्या रखोगे 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो रूट 2 माइनस 8 माइनस 3x प्लस 9, कोई दिक्कत है क्या। तो 2y प्लस 3y किसके बराबर आ गया, 17 के बराबर आ गया ना, ये आंसर आ गया। ये पहला मेथड था। कैसे अप्रोच सॉल्व किए इस क्वेश्चन को, अप्रोच कैसे किए, एक गिवन लाइन दिया हुआ था, उसके पैरेलल लाइन पूछ रहा था कि उसके पैरेलल लाइन बताओ जो कि पास कर रहा है 3,4 से, ठीक है। तो मैंने उस गिवन लाइन का स्लोप निकाल लिया। कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से। फिर मुझे ये पता था कि कोई भी 2 लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप सेम होता है, तो जो गिवन लाइन का स्लोप होगा वही तो पैरेलल लाइन का भी स्लोप होगा। तो मतलब स्लोप तो मिल गया हमको उस पैरेलल लाइन का, और वो पैरेलल लाइन किससे पास कर रहा है 3,4 से। मतलब एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। ये पहला मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड जो अभी मैंने अभी बता के आ रहा था, क्या, कोई भी एक जनरल लाइन का इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस जनरल मतलब इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन तुरंत लिखने का तरीका क्या है, x और y का कोफिशिएंट चेंज नहीं करेंगे, बस कांस्टेंट टर्म चेंज होगा k। और मैं बोला था कि k का जो वैल्यू हो कैसे निकलेगा, वो कुछ क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। अब इसी चीज कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और मेथड 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक लाइन दिया हुआ था, गिवन लाइन क्या था, 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। तो इस गिवन लाइन के हमको पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि 3,4 से पास कर रहा था ना, हाँ 3,4 से पास कर रहा था, ठीक है। तो इस गिवन लाइन के हमको पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट चेंज होगा क्या, नहीं ना, और y का कोफिशिएंट भी चेंज नहीं करेंगे, बस क्या चेंज होगा, कांस्टेंट टर्म। अब k का वैल्यू कैसे निकलेगा, बोले थे ना कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये जो पैरेलल लाइन है वो किससे पास कर रहा है 3,4। अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है ना, तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट को हम x और y के जगह पे उस गिवन लाइन के इक्वेशन में x और y के जगह पे पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो गिवन लाइन है वो किससे पास कर रहा है 3,4 से, और गिवन लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखा रहा है 3x प्लस 2y प्लस k बराबर 0, और ये किससे पास कर रहा है 3,4 से। तो ये जो अगर ये लाइन जो है, ये लाइन जो इक्वेशन आया ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x के जगह 3 पुट कर दो, y के जगह 4 पुट कर दो, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस k बराबर 0। देखो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया, क्या आएगा -17। बोलो भाई, समझ में आ गया। मैंने बोला था ना कि कांस्टेंट टर्म का ये k का वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा,
तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया था कि जो पैरेलल लाइन है वो 3,4 से पास कर रहा है। तो अगर 3,4 से पास कर रहा है वो पैरेलल लाइन, मतलब वो पॉइंट उस लाइन को उस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब एक्स और वाई की जगह रख लोगे तो के का वैल्यू आ गया। के का वैल्यू आ गया मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया ना, 3x + 2y + के की जगह क्या रख दो। देखो यही लाइन का इक्वेशन आया ना जो पीछे फर्स्ट मेथड से आया था। बोलो भाई, मिला लो। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है हमको कि कोई भी अगर गिवन लाइन हो, जैसे मैंने बोला 2x + 3y + 5 = 0, इस गिवन लाइन के हमको पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हमको x और y का कोफिशिएंट चेंज ही नहीं करना, बस कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। तो k का वैल्यू कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वो पुट कर लेंगे। x और y को सेटिस्फाई, अगर बोला रहेगा कि लाइन जो है इस पॉइंट से सेटिस्फाई करेगा, पास कर रहा है, तो वो x और y का जो कोऑर्डिनेट है इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। k का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन निकल जाएगा, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया जो भी आज पढ़ाया वो। तो जो भी 2 दिन में, जो भी 3 दिन तक अभी चला है कोऑर्डिनेट, फिर से रिवाइज कर लो बच्चों। 1 दिन का समय आपको मिलता है ना, 1 दिन का गैप है, ठीक है। तो अभी मैं देखो, मैं तबियत ठीक है, फिर भी मैं लेक्चर ला रहा हूँ, मतलब मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने का, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो बेकार है। तो जो भी 3, देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि टोटल मैं जब 12 लेक्चर बोला हूँ कोऑर्डिनेट का ना, प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा 12 लेक्चर में। अगर और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना हमें लगे कि और भी करवाना है तो हम और लेक्चर ले लेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अभी जितना पढ़े हो उससे ज़्यादा ही क्योंकि अभी देखो ये बेसिक से हम ले चल रहे हैं। परसेंटेज जो भी पढ़ाया था मैंने वो पूरा शुरू से नहीं, मैं सीधे क्या किया था, 20 क्वेश्चन से शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम उतना टाइम नहीं था। लेकिन अब उसमें भी क्वेश्चन सीरीज करवा रहे हैं तो उसमें भी प्रैक्टिस होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट तो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम बेसिक से, तो इसको तो आप कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो कोऑर्डिनेट मजबूत हो जाएगा, उसके बाद ज्योमेट्री आपको पढ़ा दूंगा, फिर ट्रिगो बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे सिस्टमैटिक वे में आप पढ़ना चाहो वैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन जो भी है चीज़ रिवाइज करो प्लीज़, रिवाइज मस्ट है। ये सब फॉर्मूला जो भी आ रहा है स्लोप का, कोई भी गिवन लाइन, जनरल लाइन का, कोई भी गिवन लाइन का डायरेक्ट स्लोप निकालना, इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, तो ये सब चीज़ रिवाइज करो और याद रखो और एक नोट्स बनाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आई होप तबियत ठीक रहा तो लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बाय।